गुड मॉर्निंग एवरीवन। अपन कल रिएक्शन मैकेनिज्म की बात कर रहे थे और रिएक्शन मैकेनिज्म में अपने चल रहा था होमोलाइटिक क्लीवेज। अपन बात कर रहे थे बॉन्ड क्लीवेज की या बॉन्ड फ्यूजन की, जिसमें अपन ने देखा था होमोलाइटिक क्लीवेज, समान स्विगठन की अपन ने बात की थी। अपन ने कहा था कि जब किसी भी बॉन्ड का समान स्विगठन होता है तो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों एटम के पास समान मात्रा में स्थानांतरित होते हैं। ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस कहलाती है होमोलाइटिक फ्यूजन या होमोलाइटिक क्लीवेज या समान विघटन। ठीक है। सेकंड है हेटेरोलाइटिक फ्यूजन या हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। सेकंड अपने पास हेटेरोलाइटिक फ्यूजन। हेटेरोलाइटिक का मतलब विषमांश, अर्थात अलग अलग प्रकार की कंडीशन जनरेट हो जाए जहाँ पे बॉन्ड फ्यूजन हो और दोनों बनने वाले अलग अलग हों, विषम परिस्थितियां जनरेट हो जाए, वो ही क्या कहलाता है हेटेरोलाइटिक फ्यूजन। जैसे अपने पास मान लीजिए ए और बी है, इसके पास दो इलेक्ट्रॉन थे, अपन ने कर्व्ड फुल हेडेड एरो काम में लिया था। ये इलेक्ट्रॉन दोनों इलेक्ट्रॉन यदि बी के ऊपर शिफ्ट हो जाएं, डिपेंड करेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर। बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यदि अधिक है तो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन हेटेरोलाइटिक फ्यूजन में बी के पास शिफ्ट होंगे। तो ये होगा ए के पास पॉजिटिव, बी के पास नेगेटिव। देखिए एक के पास पॉजिटिव आ रहा है, दूसरे के पास आ रहा है यहाँ पे नेगेटिव। कौन सा हुआ हेटेरोलाइटिक फ्यूजन हो सकता है। अपन ने ये भी कहा था कि यहाँ पे यदि एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक हो तो इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर शिफ्ट होंगे, ए के ऊपर। जब ए के ऊपर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे तो चार्ज आएगा ए के ऊपर नेगेटिव, प्लस बी के ऊपर चार्ज कौन सा आ जाएगा पॉजिटिव। तो इस प्रकार का जो विभाजन होगा या इस प्रकार का जो विखंडन होता है वो कहलाता है हेटेरोलाइटिक फ्यूजन या विषमांश विघटन। तो आप इसमें लिख सकते हैं जब बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम पर स्थानांतरित होते हैं तो इस प्रकार का विखंडन या इस प्रकार का फ्यूजन हेटेरोलाइटिक फ्यूजन या विषमांश विघटन कहलाता है। हेटेरोलाइटिक फ्यूजन या विषमांश विघटन कहलाता है। इस विखंडन द्वारा धनायन व ऋणायन का निर्माण होता है। पॉजिटिव आयन व एनायन, कैटायन व एनायन का निर्माण होता है तथा इस विखंडन के लिए कर्व फुल हेडेड एरो प्रयुक्त किया जाता है। वक्र चिन्ह संकेतन, जो फुल हेडेड एरो था वो यहाँ पे अपन प्रयुक्त करते हैं। ठीक है। तो ये दो प्रकार के फ्यूजन हैं। तो देखिए अपन बीच में एक बार बात कर लेते हैं लुईस एसिड्स की। आपने पहले भी इसके बारे में बात की होगी, एसिड और बेस। जनरली अपन जब एसिड और बेस की बात करते हैं तो अपन ये कहते हैं कि जो भी स्पीसीज है H+ आयन डोनेट करती हैं वो एसिड कहलाती हैं और OH नेगेटिव जो डोनेट करती हैं वो बेस कहलाती हैं। लेकिन जब डिटेल स्टडी की गई सभी कंपाउंडों की तो उसमें ये देखा गया कि सभी कंपाउंडों के लिए ये डेफिनेशन प्रयुक्त नहीं थी। आर्नियस ने जो डेफिनेशन दी थी सबसे पहले, आर्नियस ने या इससे पहले एक क्लासिकल थ्योरी भी आई थी जो अपन चेक करके देख सकते हैं कि खाने में जो कड़वे होते हैं या जो खट्टे होते हैं उनको अपन ने एसिड कहा, जो कड़वे होते थे उनको अपन ने बेस कहा।
तो ये जो सिद्धांत था वो केमिस्ट्री में अपन लागू नहीं कर सकते, क्योंकि अपने पास काफ़ी प्रकार के केमिकल होते हैं जिनको अपन चेक करके नहीं देख सकते, टेस्ट करके उनका अपन नहीं देख सकते, क्योंकि लैब में जो भी केमिकल है उनको आप डायरेक्टली टेस्ट के द्वारा प्रयुक्त नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए फिर अलग अलग जो साइंटिस्ट थे उन साइंटिस्टों ने अलग अलग प्रकार की थ्योरियाँ दी। उसके बाद ये जो क्लासिकल थ्योरी थी, इसके बाद में आर्हेनियस ने सिद्धांत दिया। आर्हेनियस, उसको अपन ने आर्हेनियस थ्योरी कहा, जिसने H+ और OH- के आधार पर इसको डिफाइन किया था कि H+ देने वाले सभी एसिड कहलाते हैं, OH नेगेटिव देने वाले जो भी आयंस होते हैं, जो भी कंपाउंड होते हैं, वो सभी बेस कहलाते हैं। इसके बाद में भी ये सफिशिएंट नहीं रहा, कि कुछ कंपाउंड ऐसे थे जो H+ भी नहीं देते हैं, OH- भी नहीं देते हैं, या जिनको डिजोल्व करने पर H+ भी बाहर नहीं निकलता है, OH- भी बाहर नहीं निकलता है। तो अलग अलग थ्योरियाँ आई, लक्स प्लस सिद्धांत आया, सोलवेंट सिस्टम आया, ब्रोनस्टेड लोरी सिद्धांत आया। ये सभी आप BSc सेकेंड ईयर में एक आपके एसिड बेस यूनिट है, वहाँ पे इन सभी जो थ्योरियाँ हैं उनका आप डिटेल स्टडी करेंगे। लास्ट में एक सिद्धांत आया था एसिड बेस को एक्सप्लेन करने के लिए, लुईस एसिड एंड बेस थ्योरी। यानी लुईस नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये सिद्धांत दिया था, और उन्होंने एसिड और बेस को सिर्फ इलेक्ट्रॉन के आधार पर डिफाइन किया था। लुईस एसिड और लुईस बेस, ये जो दोनों कंपाउंड थे उनको लुईस ने डिफाइन किया कि एसिड इलेक्ट्रॉन को जो एक्सेप्ट करने वाले हैं, जो भी स्पीशीज इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकती हैं, वो सभी कौन सी कहलाती है? लुईस एसिड। सेकेंड, जो इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशीज होती हैं वो सभी कौन सी कहलाती हैं? लुईस बेस। देखिए इस यूनिट में यहाँ से क्वेश्चन बनता है, कुछ कंपाउंड आप लोगों को दिए जाएंगे, कुछ आयंस दिए जा सकते हैं, कुछ स्पीशीज आप लोगों को दिए जाएंगी, और उनमें से आपको ये कहा जाएगा कि निम्न में से लुईस एसिड और बेस को छांटिए। अपन इलेक्ट्रॉन स्नेक और नाभिक स्नेक की भी अपन बात करेंगे, लेकिन लुईस एसिड और बेस के लिए भी आ सकता है, वही इलेक्ट्रॉन स्नेक और अपन नाभिक स्नेक की वहीं पे अपन बात कर लेंगे। तो अपन जनरली ये कहें कि जो स्पीशीज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकती हैं वो सभी लुईस एसिड कहलाती हैं, जो स्पीशीज इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकती हैं वो सभी लुईस बेस कहलाती हैं। चाहे फिर उसके पास H+ हो या OH- हो, कुछ भी किसी प्रकार की कंडीशन हो, वो यदि इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो उसको अपन क्या कहेंगे? लुईस एसिड, और यदि इलेक्ट्रॉन देते हैं तो उसको अपन कहते हैं लुईस बेस। जैसे मान लीजिए अपने पास हो H+ है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, स्वाभाविक है, इलेक्ट्रॉन ले सकता है और इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो ये क्या कहलाएगा? लुईस एसिड कहलाएगा। इसी प्रकार अपन बात कर लें BF3, ये भी एक अपन ये कहें कि उदासीन कंपाउंड यहाँ पे अपने पास है, जिसके ऊपर कोई चार्ज भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है, क्योंकि यहाँ पे अपन ऑक्टेट जो स्टेबिलिटी की बात करते हैं वो ऑक्टेट के आधार पर, तो वो इसका कंप्लीट नहीं होता, और कंप्लीट नहीं होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है, और इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो ये भी क्या होगा? लुईस एसिड। इसके अलावा अपने पास और भी जितने भी कंपाउंड हैं जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं वो सभी क्या कहलाएंगे? लुईस एसिड। और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, मान लीजिए अपने पास है Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, NH3, H2O। अब देखिए H2O की यदि अपन बात कर लें तो ये H+ डोनेट भी करता है, और इसके पास लोन पेयर भी है। तो इस प्रकार के जो कंपाउंड होते हैं वो दोनों कैटेगरी में रखे जाते हैं, वो डिपेंड करता है सोलवेंट के ऊपर। जो आप सोलवेंट वहाँ पे प्रयुक्त कर रहे हैं उस सोलवेंट में वो किस प्रकार का व्यवहार करता है, वो सोलवेंट कौन सा है, उसी के आधार पर इसको अपन डिफाइन करते हैं। लेकिन ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है और लोन पेयर ये डोनेट कर सकता है, इसलिए इसको अपन कौन सी कैटेगरी में रख सकते हैं? लुईस बेस में। इसके अलावा अपने पास एल्कोहल है, एमीन्स हैं, या जिनके पास मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, जैसे अपने पास CO2 प्रेजेंट हो, AlCl3 हो, ये सभी इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। SO2 हो सकता है, कोई भी जो इलेक्ट्रॉन ले सकता है वो सभी इसमें रखे जाएंगे लुईस एसिड में। ये अपने पास नेगेटिव स्पीशीज हो गए। मैं एल्कोहल की बात कर लूँ, ROH, एमीन की बात कर लूँ,
RnH2 ये सभी इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, सॉरी दे सकते हैं और इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, तो वो कौन से कहलाएंगे? लुईस एसिड। तो आप सीधा सा ध्यान रखिए, जो इलेक्ट्रॉन वे स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकती हैं लुईस एसिड कहलाती हैं, और जो स्पीशीज इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकती हैं वो लुईस बेस कहलाती हैं। अब यहीं से एक क्वेश्चन और निकल कर क्या आता है, जो अपने पास इंटरमीडिएट्स बनते हैं उन इंटरमीडिएट्स की अपन बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इंटरमीडिएट्स कल मैंने आप लोगों को 3 प्रकार के बताए थे, फ्री रेडिकल था, कार्बोकैटायन था और कार्ब एनाइन था। इन तीनों के बारे में अपन ने बात की थी, तीनों के बारे में अपन डिटेल स्टडी भी करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बात कर लूँ इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। देखिए नाम से पता चल रहा है, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, और एक होता है न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रो प्लस फाइल, ये जो टर्म है वो दो शब्दों से मिलकर के बना है, इलेक्ट्रो प्लस फाइल, अर्थात इलेक्ट्रॉन जो शब्द है, जो इलेक्ट्रो है वो लिया गया है इलेक्ट्रॉन से, फाइल लविंग स्पीशीज, लव अर्थात जो इलेक्ट्रॉन से स्नेह रखते हैं, फाइल का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? स्नेह से, अर्थात जो इलेक्ट्रॉन से स्नेह रखते हैं वो सभी स्पीशीज कौन सी कहलाएंगी? इलेक्ट्रोफाइल। दूसरा न्यूक्लियोफाइल, ये भी दो से बना हुआ है, न्यूक्लियो प्लस फाइल अर्थात न्यूक्लियस प्लस फाइल। न्यूक्लियस के पास चार्ज कौन सा होता है? जो न्यूक्लियस से स्नेह रखते हैं, जो न्यूक्लियस से स्नेह रखते हैं वो सभी कौन से कहलाते हैं? न्यूक्लियोफाइल। और जो इलेक्ट्रॉन से स्नेह रखते हैं वो सभी स्पीशीज कौन सी कहलाती हैं? इलेक्ट्रोफाइल। अब देखिए इलेक्ट्रॉन से स्नेह कौन रखेगा वो डिपेंड करता है। इलेक्ट्रॉन से स्नेह कौन रखेगा? जो जिसकी कमी होती है, कहने का मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वो ग्रहण करने की कोशिश करेगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई ए है, इसके पास नेगेटिव है और मैंने इसको एक इलेक्ट्रॉन और दिया, तो ये इससे स्नेह रख सकता है क्या? वो डिपेंड करेगा कि ये लेता है कि नहीं, तो वो बाद की बात है। लेकिन दोनों में देखिए, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास भी नेगेटिव चार्ज है और इसके पास भी चार्ज कौन सा है? नेगेटिव है। तो नेगेटिव नेगेटिव के बीच में क्या होना चाहिए? रिपल्सन। और जब रिपल्सन होगा तो अपन कह सकते हैं कि दोनों स्नेह नहीं रखते हैं। लेकिन इसी एक के ऊपर चार्ज कौन सा आ जाए? पॉजिटिव। अब देखिए यहाँ पे इसके पास पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कौन सा है? नेगेटिव। दोनों के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन फोर्स जनरेट होगा, अर्थात दोनों के बीच में आकर्षण जनरेट होगा, और आकर्षण जनरेट होगा तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या होता है? ये इससे स्नेह रखता है। तो जो भी स्पीशीज इलेक्ट्रॉन से स्नेह रखती हैं वो सभी स्पीशीज कौन सी कहलाती हैं? इलेक्ट्रोफाइल। कहने का मतलब जिसके पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जिसके पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो सभी कौन से होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। अब थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी लुईस एसिड और बेस की, एक बार इसके बारे में और बात कर लें अपन। न्यूक्लियोफाइल, नाभिक से स्नेह रखने वाले सभी क्या कहलाते हैं? न्यूक्लियोफाइल कहलाते हैं। नाभिक में क्या प्रेजेंट होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जनरली अपन इन्हीं की बात करते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों नाभिक में प्रेजेंट है। न्यूट्रॉन की बात करें, न्यूट्रॉन उदासीन होता है, उससे अपने कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ वहाँ पे जो उसका एटॉमिक मास है वो जनरेट करने के काम में अपन जरूर लेते हैं। लेकिन यदि अपन चार्ज की बात करें तो न्यूक्लियस के ऊपर यदि चार्ज की बात करें तो वहाँ पे प्रोटॉन प्रेजेंट है, और प्रोटॉन के ऊपर अपन चार्ज कौन सा शो करते हैं? पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव से स्नेह रखने वाले सभी कौन से कहलाएंगे? न्यूक्लियोफाइल। पॉजिटिव से स्नेह कौन रखेगा? नेगेटिव वाले। पॉजिटिव से स्नेह कौन रखेगा? नेगेटिव वाले। और नेगेटिव से स्नेह कौन रखेगा? पॉजिटिव वाले। तो जिनके पास भी यहाँ पे देखिए न्यूक्लियोफाइल किससे स्नेह रखेगा? नाभिक से, अर्थात नाभिक के पास चार्ज पॉजिटिव है, नाभिक के पास चार्ज पॉजिटिव है, तो न्यूक्लियोफाइल के पास चार्ज कौन सा होना चाहिए? नेगेटिव। कहने का मतलब चार्ज नेगेटिव नहीं हो लेकिन उसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होनी चाहिए। जो भी स्पीशीज इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, इलेक्ट्रॉन धनी होते हैं, वो सभी कौन से कहलाते हैं? न्यूक्लियोफाइल कहलाते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन पुअर होते हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, वो सभी कौन से कहलाते हैं? इलेक्ट्रोफाइल।
ठीक है। एग्जाम्पल की अपन बात कर लें कि इलेक्ट्रोफाइल का एग्जाम्पल कौन से हैं। अभी अपन ने बात की थी लुईस एसिड की, मैं वापस लेके आ रहा हूँ लुईस एसिड, और अपन ने बात की थी लुईस बेस की, इसीलिए मैंने बात की थी दोनों की। लुईस एसिड अपन ने क्या कहा था, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है वो लुईस एसिड, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है वो लुईस एसिड। यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल किससे इसने रखता है, इलेक्ट्रॉन से, अर्थात ये भी इलेक्ट्रॉन लेगा, ये भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा। तो अपन ये कह सकते हैं कि सभी लुईस एसिड स्पीशीज क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोफाइल कहलाती है। ठीक है, क्योंकि दोनों के कैरेक्टर सेम हो गए, ये भी इलेक्ट्रॉन लेता है और ये भी इलेक्ट्रॉन से इसने रखता है। तो जो भी है, जो भी स्पीशीज इलेक्ट्रॉन ले सकती है या इलेक्ट्रॉन से इसने रखती है वो इलेक्ट्रोफाइल कहलाती है, और लुईस एसिड इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। तो जितने भी एग्जाम्पल अपन ने किसमें काम में लिए थे, लुईस एसिड में, वो सभी अपन क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। जैसे AlCl3 हो सकता है, ZnCl2, यहाँ पे ये अपन इसको अपवाद भी कह सकते हैं, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है लेकिन फिर भी ये इलेक्ट्रॉन लेता है इसके, क्योंकि बाहर वाले जो ऑर्बिटल्स हैं, डी ऑर्बिटल्स, उनमें इसके पास से वैकेंट प्रेजेंट है और उन्हीं में ये इलेक्ट्रॉन लेते हैं। स्वयं का इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, स्वयं का अष्टक, या अपने ये कहें कि स्वयं के जो इसके ऑर्बिटल हैं, जहाँ तक जिंक की अपन बात करते हैं इसका कंप्लीट होता है, लेकिन ये अपवाद स्वरूप बाहर वाले जो ऑर्बिटल है उनमें ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। यहाँ पे जो अपन वैकेंट डी ऑर्बिटल की थ्योरी काम में लेते हैं डायरेक्टली, वो इसमें अपन अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अपने पास था CO2 था, SO2 था, H+ है, Na+ है, या Cl+। देखिए मैंने Cl के ऊपर यहाँ पे प्लस लगाया है, प्लस लगाने का मतलब यहाँ पे इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, और इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है। कहने का मतलब जो भी स्पीशीज पॉजिटिव चार्ज रखती हैं, जो भी स्पीशीज पॉजिटिव चार्ज रखती हैं वो इलेक्ट्रॉन ले सकती हैं, और जो इलेक्ट्रॉन ले सकती हैं वो सभी क्या कहलाएंगे, इलेक्ट्रोफाइल या लुईस एसिड। ठीक है। दूसरा न्यूक्लियोफाइल, जो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, अर्थात जो नाभिक के पास जा सकते हैं, जिनके पास स्वयं के पास इलेक्ट्रॉन हैं और वो धनायन के साथ जुड़ने की संभावना रखते हैं, जिनके पास नेगेटिव होगा वो होंगे यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल। जैसे अपन ले लें Cl-, या जिनके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, जो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं वो क्या कहलाएंगे यहाँ पे, न्यूक्लियोफाइल। Br- हो गया, I- हो गया, NH3 हो गया, ROH हो गया, ROR ईथर हो गया, इसके अलावा RNH2, और जो भी स्पीशीज ऐसी हैं जिनके पास भी इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, RSH हो गया, जिसको अपन थायोल के नाम से भी जानते हैं, एल्कोहल की तरह ही होता है लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन की जगह सल्फर आ गया तो वो है। तो जिनके पास भी इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, जो भी इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं वो सभी कौन से कहलाते हैं, न्यूक्लियोफाइल। किससे रिलेटेड हुआ, लुईस बेस से, अर्थात सभी लुईस बेस क्या कहलाते हैं, न्यूक्लियोफाइल कहलाते हैं। यहाँ से 100% आपके 3 नंबर का ट्यूशन बनता है, जिसको कोई चेंज नहीं कर सकता। ट्यूशन में कुछ स्पीशीज दी हुई होंगी, उन स्पीशीज में आपको क्या करना होगा, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को सेपरेट करना होगा। सीधा सा है, आपको कुछ स्पीशीज दी हुई हैं, 10 स्पीशीज दे दे, 12 स्पीशीज दे दे, और उनको कहे, उनमें से कहेगा कि निम्न में से इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को सेपरेट कीजिए। तो आप आसानी से पहचान सकते हैं। पहचानने का तरीका है, जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल, अर्थात जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो इलेक्ट्रोफाइल, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं वो सभी क्या होंगे, न्यूक्लियोफाइल। जैसे कोई रेडिकल स्पीशीज दी हुई है, कोई रेडिकल स्पीशीज दी हुई है, तो उसमें भी जो ऑक्टेट है वो उसका कंप्लीट नहीं होता, और ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो वो इलेक्ट्रॉन लेने की संभावना रखता है, और यदि इलेक्ट्रॉन लेने की संभावना रखता है तो जो भी रेडिकल स्पीशीज है वो भी किस में रखे गए, इलेक्ट्रोफाइल में। अब मैंने स्टार्टिंग में ये कहा था कि जो स्पीशीज पॉजिटिव चार्ज रखती है वो क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोफाइल कहलाती है, और जो स्पीशीज नेगेटिव चार्ज रखती है वो न्यूक्लियोफाइल कहलाती है। पहले डेफिनेशन तो अपन ये दे सकते हैं,
दूसरा अपन ये कहें कि जिनके पास वैकेंट p ऑर्बिटल प्रेजेंट हो वो सभी इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। वे स्पीशीज जिनके पास वैकेंट d ऑर्बिटल हो वे स्पीशीज भी कौन सी होती है? इलेक्ट्रोफाइल। जो मल्टीपल बॉन्ड रखते हो, कहने का मतलब जैसे CO2 है, SO2 है, ऐसे कोई यौगिक हो सेंट्रल एटम के साथ मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो वो भी EN भी चेंज होनी चाहिए। जुड़े हुए सेंट्रल एटम के साथ जो सेकंड एटम होगा उसकी EN अधिक होनी चाहिए। तो ऐसे जो कंपाउंड है वो सभी इलेक्ट्रोफाइल की श्रेणी में रखे गए। ठीक है, जिनके पास नेगेटिव हो और इलेक्ट्रॉन रिच हो, कहने का मतलब लोन पेयर हो। इसके अलावा जो अपने हाइड्रोकार्बन्स हैं, एल्कीन, एल्काइन या अपने जो एरोमेटिक कंपाउंड है वो सभी किस में रखे गए? न्यूक्लियोफाइल में। एरोमेटिक कंपाउंड में कुछ हो सकते हैं लेकिन ज़्यादातर वो किस में रखे जाते हैं? न्यूक्लियोफाइल में। अब देखिए मैंने पॉजिटिव आयन के लिए कहा है कि जो पॉजिटिव आयन होते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। मैं दो एग्जांपल आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। एक तो मेरे पास है H3O+ और ज़्यादातर बुक्स में इसको इलेक्ट्रोफाइल कहा गया है। H3O+, यानी यदि वाटर मॉलिक्यूल को H+ दे दिया जाए, वाटर मॉलिक्यूल को H+ दे दिया जाए तो इसके पास चार्ज आता है पॉजिटिव। दूसरा अमोनिया है और इसको भी अपन ने यदि H+ दे दिया तो ये भी किस में चेंज होगा? अमोनियम आयन में, जिसको अपन NH4 कहते हैं। अब देखिए इन दोनों स्पीशीज की मैं बात करूं तो ये इलेक्ट्रॉन ले सकती है क्या? पॉजिटिव चार्ज है लेकिन इलेक्ट्रॉन ले सकती है क्या? H3O+ जो भी है वो इलेक्ट्रॉन ले सकता है या नहीं ले सकता? या NH4+ की आप बात कर लें, इलेक्ट्रॉन ले सकता है या नहीं ले सकता? मैं इसको एक बार इस प्रकार से लिख दूं, H, H और H, यही होगा चार्ज इसके ऊपर पॉजिटिव। अब मैं इसको इलेक्ट्रॉन दूंगा, मान लीजिए अपने पास कोई भी स्पीशीज है जो इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकती है। मान लीजिए अपने पास A नेगेटिव ही है और वो A नेगेटिव इसको इलेक्ट्रॉन दे तो यहाँ पे देखिए ये A, ठीक है। अब ये A है, इसके पास दो लोन पेयर थे, लोन पेयर दो थे, उसमें से एक लोन पेयर इसने H+ को डोनेट किया था। बना कैसे था ये H3O+? उसकी भी मैं बात कर लूं। H2O था, इसके पास दो लोन पेयर हैं, इसको अपन ने H+ के साथ अभिक्रिया करवाई, एक लोन पेयर इसको डोनेट हुआ। जैसे इसको एक लोन पेयर डोनेट होगा ये चेंज होगा H2OH और इसके पास लोन पेयर है और एक चार्ज कौन सा आ गया इसके ऊपर? पॉजिटिव चार्ज आ गया। एक तो पॉजिटिव चार्ज आ गया और एक लोन पेयर इसके पास प्रेजेंट है। अब मैंने आगे क्या किया है, इसको मैंने A+ के साथ और अभिक्रिया करवा दी। जब A+ के साथ जब इसकी अभिक्रिया हुई तो देखिए A नेगेटिव के साथ अभिक्रिया करवाई है तो यहाँ पे A नेगेटिव पॉजिटिव था। अपन ये कह सकते हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में बॉन्डिंग होती है। तो यहाँ पे A नेगेटिव के साथ अपन ने अभिक्रिया करवाई तो ये A पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो गए, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल। अब देखिए इसके ऑक्टेट की आप बात कर लीजिए, इसके ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हुए? यानी जो इसका आउटर सेल है जिसको आप वैलेंस सेल कहते हैं, संयोजकता कोष जिसको आप कह सकते हैं, उस आउटर सेल में इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हुए? एक बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, 2 4, 2 6, 2 8, 8 इलेक्ट्रॉन तो हो गए। और अपनी जो स्टेबिलिटी का रूल है वो ये कहता है कि बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन। वो स्पीशीज क्या होती है? मोर स्टेबल। लेकिन एक लोन पेयर भी तो प्रेजेंट है, टोटल इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने हो गए? 10। अर्थात इस स्पीशीज का पहले से ऑक्टेट कंप्लीट है। ये जो स्पीशीज है इसका पहले से ऑक्टेट कंप्लीट है, इसलिए ये आगे इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकती। और इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकती तो इसको अपन इलेक्ट्रोफाइल में नहीं रख सकते। सेकंड NH4 के पास, NH4 जो प्लस है उसके साथ भी यही कंडीशन फॉलो होती है। ये यहाँ पे 4 है, 8 तो ये पहले से हो गए, ऑक्टेट तो कंप्लीट हो गया, इसका 4 बॉन्ड बने हुए हाइड्रोजन के साथ, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। और यदि ऑक्टेट कंप्लीट है तो प्लस होते हुए भी ये भी इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता। तो ऐसे स्पीशीज
जिनका पहले से ऑक्टेट कंप्लीट है, चाहे उनके पास चार्ज पॉजिटिव हो, लेकिन यदि उनका ऑक्टेट कंप्लीट है तो वो इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकती, और वो इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकती तो उनको अपन इलेक्ट्रोफाइल नहीं कह सकते। आपको 11th 12th में कई बुक्स हैं उनमें आपको इनको इलेक्ट्रोफाइल लिखा हुआ मिल सकता है, लेकिन यदि ये इसी फॉर्म में प्रेजेंट है, कौन सी फॉर्म में, H3O+ में और NH4 में, या अपने पास ये भी हो सकता है इसकी जगह ROH2+, एल्कोहल को भी अपन बता सकते हैं, इसकी जगह ये भी हो सकता है RNH3+। तो यहाँ पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, और ऑक्टेट कंप्लीट है तो इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकते, और इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकते तो ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं हो सकते। तो अपन ये कहेंगे कि जो स्पीशीज पॉजिटिव आयन तो रखती हैं, लेकिन जिनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है वो इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकते, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल की श्रेणी में नहीं रखे जा सकते। ठीक है, तो ये दोनों जो स्पीशीज हैं वो इलेक्ट्रोफाइल नहीं होंगी। आपका जो H3O+ है वो भी इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, और NH4+ है वो भी इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। तो इस प्रकार के जो दोनों या इनसे संबंधित और भी कई स्पीशीज हो सकती है जो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में अपने को देखना है कि इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं या इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं वो सभी इलेक्ट्रोफाइल श्रेणी में रखे जाएंगे, और जो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं वो सभी न्यूक्लियोफाइल श्रेणी में रखे जाएंगे। और क्वेश्चन यहाँ से 100% 3 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, जिसको कोई चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये बात हुई इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, लुईस एसिड और लुईस बेस। लुईस एसिड का रिलेशन अपन ने दिया इलेक्ट्रोफाइल से, और न्यूक्लियोफाइल का जो रिलेशन दिया वो अपन ने दिया है लुईस बेस के साथ। ठीक है, शायद अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। एक बार वापस से डेफिनेशन सुन लीजिए। वे स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन से स्नेह रखती हैं, अर्थात जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकती है, वे सभी इलेक्ट्रोफाइल कहलाती है। तो वे स्पीशीज जो नाभिक से स्नेह रखती हैं, अर्थात जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकती हैं, वे सभी न्यूक्लियोफाइल कहलाती हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म की बात चल रही है, तो यहाँ पे अपने को पता होना चाहिए कि रिएक्शन कितनी प्रकार की होती है। तो नेक्स्ट अपना टॉपिक है टाइप ऑफ रिएक्शन। टाइप ऑफ रिएक्शन, टाइप ऑफ रिएक्शन की अपन बात कर लें, अलग अलग प्रकार के नेम रिएक्शंस आप लोगों के हैं, लेकिन जनरली अपन जो रिएक्शन है इनको अपन 4 भागों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले जो अपनी रिएक्शन है वो होती है एडिशन रिएक्शन, योगात्मक अभिक्रिया। एक होती है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक होती है अपनी एलिमिनेशन रिएक्शन अर्थात विलोपन अभिक्रिया। एक होती है रीअरेंजमेंट रिएक्शन, पुनर्विन्यास अभिक्रिया। तो सभी जो टाइप ऑफ रिएक्शन है वो अपने पास होती हैं। एक है एडिशन रिएक्शन, सेकंड है एलिमिनेशन रिएक्शन, थर्ड है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और फोर्थ है रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ठीक है, चारों की अपन डिटेल स्टडी करेंगे। सबसे पहले योगात्मक अभिक्रिया, विलोपन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया और पुनर्विन्यास अभिक्रिया। सभी के बारे में एक बार इनके जो शब्द हैं या इनके जो नाम आए हैं उन्हीं के आधार पर मैं एक बार इन सभी की डेफिनेशन देता हूँ, फिर अपन इन सब की बात करेंगे। एडिशन रिएक्शन, योगात्मक अभिक्रिया, कहने का मतलब योग हो। वे अभिक्रियाएं जिनमें पुराने बॉन्ड टूट करके नए बॉन्ड तो बनते हैं, वो तो सभी अभिक्रियाएं होती हैं, लेकिन किसी कंपाउंड का यदि योग हो जाए, एक कंपाउंड के ऊपर दूसरे कंपाउंड का यदि योग हो जाए तो वो सभी कौन सी कहलाती हैं? योगात्मक अभिक्रिया। विलोपन, एक कंपाउंड से कोई छोटा मॉलिक्यूल बाहर निकल जाए, जो अपने पास कंपाउंड था उस कंपाउंड से बॉन्ड टूट करके कोई छोटा मॉलिक्यूल यदि एलिमिनेट होता है तो वो सभी रिएक्शन कौन सी कहलाएंगी? एलिमिनेशन
या विलोपन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूशन, अर्थात जो चेंजेज हो रहे हैं। प्रतिस्थापन का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए यहाँ पे कोई वस्तु रखी हुई है, अब दूसरी वस्तु आई, जो दूसरी वस्तु आ रही है वो पहले वाली वस्तु को यहाँ से उठा करके दूसरी जगह पे अपन ने भेज दिया और उसकी जगह अपन ने वो दूसरी वस्तु रख दी। दोनों में चेंज तो हुआ, लेकिन जो अपना स्पेस था वो स्पेस पहले की तरह कवर है, अर्थात वहाँ पे कोई ना कोई दूसरी वस्तु रखी गई है। तो एक वस्तु का दूसरी वस्तु के द्वारा जो यहाँ पे रिप्लेसमेंट हुआ है वही क्या कहलाता है, यहाँ पे अपन रिएक्शन के साथ फॉलो करेंगे, अर्थात एक एटम हो सकता है, कोई मॉलिक्यूल हो सकता है, उनका किसी दूसरे एटम मॉलिक्यूल या आयंस के द्वारा यदि रिप्लेसमेंट होता है तो वो सभी रिएक्शन कौन सी कहलाती है, सब्स्टिट्यूशन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। रीअरेंजमेंट रिएक्शन, पुनर्विन्यास, कहने का मतलब किसी एक ही मॉलिक्यूल में जुड़ा हुआ जो ग्रुप है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसी मॉलिक्यूल में जाकर के जुड़ जाए, अर्थात उसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं हो, लेकिन जुड़े हुए ग्रुप की जो पोजीशन है या जुड़ा हुआ जो ग्रुप है वो अपनी स्थिति को यदि परिवर्तित कर लेते हैं तो वो कहलाता है पुनर्विन्यास, यानी उसी में उसका रीअरेंजमेंट कंप्लीट हो रहा है, उसी में उसका पुनर्विन्यास हो रहा है। तो इस प्रकार की जो भी अभिक्रियाएं होंगी उन सभी की स्टडी अपन किस में करेंगे, रीअरेंजमेंट रिएक्शन में। तो अपने पास 4 प्रकार की रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो अपन सभी के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। सबसे पहले अपन लेते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कि आप लोगों ने काफी इसके बारे में पढ़ा भी है। प्रतिस्थापन रिएक्शन के बारे में SN1 और SN2 की आप लोगों ने काफी स्टडी की है। डेफिनेशन देना चाहे प्रतिस्थापन के लिए तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें कोई अणु, परमाणु या समूह किसी दूसरे अणु, परमाणु या समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाए तो ये अभिक्रियाएं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। और इन्हें अपन सामान्यतः 3 भागों में विभाजित करते हैं, और वो कौन से होंगे 3 भाग, उनकी भी अपन देखेंगे। जो अपने पास इंटरमीडिएट्स आए थे या जो अपने पास अभी इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल की जो अपन ने बात की है, उन्हीं के आधार पर अपन इनको 3 भागों में डिवाइड करेंगे। तो प्रतिस्थापन के लिए मैं छोटा सा कोई एग्जांपल लूँ, जैसे मान लीजिए अपने पास यहाँ पे A, B प्रेजेंट है और यहाँ पे प्रेजेंट है A के साथ C, और इसकी अभिक्रिया अपन ने करवा दी D के साथ। और जब ये रिएक्शन हुई तो यहाँ पे देखिए A और B और यहाँ पे आके जुड़ गया D प्लस यहाँ से बाहर निकल गया C। तो अब ये जो अटैकिंग जो स्पीसीज है वो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल भी हो सकती है, इलेक्ट्रोफाइल भी हो सकती है और कोई फ्री रेडिकल भी हो सकता है। मैंने यहाँ पे न्यूट्रल लिया है और न्यूट्रल को ही बाहर निकाला है। जो जुड़ेगा वैसे उसी फॉर्म में बाहर निकलेगा। जुड़ने वाला इलेक्ट्रोफाइल होगा तो इलेक्ट्रोफाइल बाहर निकलेगा, जुड़ने वाला न्यूक्लियोफाइल होगा तो न्यूक्लियोफाइल बाहर निकलेगा, जुड़ने वाला फ्री रेडिकल होगा तो बाहर भी क्या निकलेगा, फ्री रेडिकल। अपन ने यहाँ पे जैसा एक सिंपल सा एग्जांपल लिया है तो यहाँ पे डी का एडिशन हो गया, सॉरी डी आके जुड़ रहा है और यहाँ से सी को बाहर निकाल रहा है। तो इस प्रकार की जो भी अभिक्रियाएं होती हैं वो सभी अभिक्रियाएं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। मैंने कहा है कि ये 3 प्रकार की होती है और सबसे पहले है इसमें नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सबसे पहले अपन बात करते हैं जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में यदि अपन सबसे पहले बात करें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, प्रतिस्थापन का मतलब आप लोग समझ गए कि एक जुड़ता है और एक बाहर निकलता है। और मैंने डी के लिए कहा था कि वो इलेक्ट्रोफाइल भी हो सकता है, न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है और फ्री रेडिकल भी हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे अपने इसको कहा है न्यूक्लियोफिलिक अर्थात नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जुड़ने वाली स्पीसीज न्यूक्लियोफाइल हो और निकलने वाली स्पीसीज यदि न्यूक्लियोफाइल है तो इस प्रकार के जो प्रतिस्थापन है वो प्रतिस्थापन कहलाते हैं
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। वे प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जिनमें एक नाभिक स्नेही द्वारा दूसरे नाभिक स्नेही का प्रतिस्थापन हो जाता है। एक नाभिक स्नेही दूसरे नाभिक स्नेही के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। इन्हीं अभिक्रियाओं को नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। ये दो प्रकार की होती हैं। ये कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की, SN1 और SN2। जनरली अपन इन दोनों की बात करते हैं। एक और चलता है अपने SNI, जो आप लोगों के सिलेबस में है नहीं, लेकिन फिर मैं इसकी बात करूंगा। SNI, SN1 और SN2 इन दोनों की आप लोगों ने काफी डिटेल स्टडी की है। एक का अणु नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया, द्विव अणु नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया, या मोनोन्यूक्लियर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या बाई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये दो रिएक्शन अपने पास चलती हैं। और इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी और होती है, जिसको अपन SNI के द्वारा डिनोट करते हैं। इसकी बाद में बात करेंगे अपन। पहले अपन बात कर लेते हैं SN1 और SN2 की। SN1 की यदि अपन बात करें, नाम से पता चल रहा है SN1 एकाअणुक नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया, अर्थात वह नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग सिर्फ क्रियाकारक पर निर्भर करता है, सिर्फ रिएक्टेंट के ऊपर निर्भर करता है, रिएजेंट के ऊपर या नाभिक स्नेह के ऊपर निर्भर नहीं करता है। निर्भर किसके ऊपर करेगा? रिएक्टेंट के ऊपर। देखिए, मैंने कल भी बात की थी कि रिएक्टेंट और रिएजेंट ये दो प्रकार के जो शब्द हैं या जो टर्म्स हैं वो अपन काम में लेते हैं केमिकल रिएक्शन के लिए। एक तो होता है रिएक्टेंट और एक होता है रिएजेंट। मैं ये कह रहा हूं कि नाभिक स्नेही जो अभिक्रिया है, SN1 जो रिएक्शन है वो रिएक्टेंट की सांद्रता पर निर्भर करती है, तो उसको अपन SN1 कहते हैं। और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, अर्थात रिएजेंट की सांद्रता पर ये निर्भर नहीं करती है। रिएक्टेंट और रिएजेंट की यदि अपन बात कर लें, वे स्पीशीज जिनके ऊपर अभिक्रिया संपन्न होती है, वे स्पीशीज जिनके ऊपर अभिक्रिया संपन्न होती है, वे सभी स्पीशीज रिएक्टेंट कहलाती है। दूसरा, रिएजेंट वे स्पीशीज जो रिएक्टेंट के ऊपर अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं, अर्थात जो दूसरे के ऊपर जाकर के अपना एडिशन या कोई भी प्रभाव डालते हैं, वो सभी जो कंपाउंड होंगे वो कंपाउंड कहलाते हैं रिएजेंट। जैसे अपने पास कोई इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है, कोई न्यूक्लियोफाइल हो सकता है। अपने अपन बहुत सी अभिक्रियाओं में एसिड और बेस काम में लेते हैं, या अन्य जो कंपाउंड वो अपन काम में लेते हैं, तो वो वहाँ पे रिएजेंट का काम करते हैं। लेकिन जो अपना मेन कंपाउंड है जिसके ऊपर टोटल रिएक्शन डिपेंड करती है, यदि वो नहीं है तो वहाँ पे वो रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी। क्योंकि एसिड अपन कई बार अपन एक एसिड की अपन दूसरा एसिड प्रयुक्त कर सकते हैं, लेकिन जो अपना कंपाउंड है उस कंपाउंड को अपन चेंज नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ पे जिस कंपाउंड के ऊपर अभिक्रिया होती है वो कंपाउंड तो क्या कहलाता है? रिएक्टेंट। और जो रिएक्टेंट के ऊपर अभिक्रिया देते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं? रिएजेंट। अब अपन ने कहा SN1 की अपन बात कर रहे हैं, तो वे नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जिनका अभिक्रिया वेग एक अणु पर निर्भर करता है। एक अणु कौन सा होना चाहिए? अभिकारक पर निर्भर करता है। तो वे अभिक्रियाएं कौन सी कहलाती हैं? SN1 अभिक्रियाएं। और जो SN1 अभिक्रियाएं हैं वो 2 स्टेप रिएक्शन होती हैं, 2 पदों में संपन्न होती है। अर्थात अभिक्रिया 2 पदों में संपन्न हो रही है तो वहां पे एक इंटरमीडिएट बनेगा। आगे इनकी मैं बात करूंगा कि कौन सी अभिक्रिया में कितने इंटरमीडिएट बन सकते हैं, कहाँ पे इंटरमीडिएट बनेगा नहीं बनेगा, वो भी डिपेंड करता है अभिक्रिया के स्टेप्स के ऊपर। तो SN1 रिएक्शन की अपन बात करें तो ये कितने स्टेप में कंप्लीट होती है? अपने पास 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। स्टेप फर्स्ट की अपन बात कर लें। स्टेप फर्स्ट की यदि अपन बात करें तो यहाँ पे इंटरमीडिएट इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि यहाँ पे अपन कार्बन की बात कर रहे हैं, तो मैं डायरेक्टली ये कह सकता हूँ कि इस अभिक्रिया में या स्टेप फर्स्ट में कार्बोकैटायन का निर्माण होता है। जैसे यहाँ पे लगा हुआ है CH3 और ये यहाँ पे प्रेजेंट है क्लोरीन।
ठीक है। इसकी अभिक्रिया करवा दें हम किसके साथ, OH नेगेटिव के साथ। तो ये जो बनेगा वो अपने पास हो रहा है CH3 और यहाँ पे जुड़ गया अपने पास OH प्लस Cl नेगेटिव, यहाँ से बाहर निकल गया। ये तो अपनी जो अभिक्रिया कंप्लीट होगी। मैंने यहाँ पे सिर्फ इसको डायरेक्टली शो किया है। तो ये देखिए Cl बाहर निकला है, कौन सी फॉर्म में बाहर निकला है, नेगेटिव फॉर्म में, अर्थात न्यूक्लियोफाइल है। OH नेगेटिव जुड़ रहा है, ये भी क्या है, न्यूक्लियोफाइल। एक न्यूक्लियोफाइल जुड़ रहा है और एक न्यूक्लियोफाइल यहाँ से बाहर निकल रहा है। पहली कंडीशन, न्यूक्लियोफाइल जुड़ना चाहिए, न्यूक्लियोफाइल बाहर निकलना चाहिए। अभिक्रिया कौन सी होगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब अपन ने इसको दो भागों में डिवाइड किया, SN1 और SN2। SN1 कौन सी होगी, जिसमें अभिक्रिया का वेग सिर्फ अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है, एक अणु पर निर्भर करता है। वो अभिक्रिया कौन सी होती है, SN1 या एका अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसकी यदि अपन मैकेनिज्म की बात कर ले, जो अपना टॉपिक है, अपनी जो यूनिट है वो यही है, मैकेनिज्म अपन प्रत्येक की एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये कैसे कंप्लीट होगी, ये अपने जो इसको डायरेक्ट शो किया है वो कैसे कंप्लीट होता है। अपन ये कहा है कि SN1 रिएक्शन दो पदों में संपन्न होती है। स्टेप फर्स्ट में अपने पास रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट में यहाँ पे जुड़ा हुआ है क्लोरीन CH3 और यहाँ पे जुड़ा हुआ है CH3 माइनस Cl नेगेटिव। यहाँ से क्लोरीन दोनों इलेक्ट्रॉनों को लेकर के बाहर निकल करो। अपने पास जो एरो था वो अपने काम में आ गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेकर के बाहर निकल रहा है CH3। चार्ज इसके ऊपर आया कौन सा, यहाँ पे पॉजिटिव, क्लोरीन के ऊपर चार्ज आ गया यहाँ पे नेगेटिव। स्टेप फर्स्ट में अपन ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन स्नेही का निर्माण होता है, इलेक्ट्रोफाइल का निर्माण होता है। पॉजिटिव चार्ज आ गया अर्थात ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है, अर्थात किसका निर्माण हुआ यहाँ पे, इलेक्ट्रोफाइल का। अपन ने ये भी कहा था कि कार्बोकैटायन का निर्माण होता है। यहाँ पे ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अपन बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे किसका निर्माण हो रहा है, कार्बोकैटायन भी ये बन रहा है। तो जो फर्स्ट स्टेप है वो अपन डायरेक्टली कह सकते हैं कि फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का निर्माण होता है। स्टेप सेकंड में क्या होगा, अपने पास जो इलेक्ट्रोफाइल बना है इसकी अभिक्रिया अपन न्यूक्लियोफाइल के साथ करवा दें, और वो न्यूक्लियोफाइल अपने पास क्या था, OH नेगेटिव। ये इसके ऊपर अटैक करेगा, जैसे इसके ऊपर अटैक होगा CH3, यहाँ पे क्या जुड़ गया OH। यही अपना प्रोडक्ट था। इसको अपने डायरेक्टली ये भी शो कर दिया था कि इसकी अभिक्रिया अपन OH नेगेटिव के साथ करवा रहे हैं। तो ये, लेकिन ये कैसे संपन्न हुआ था उसको अपन मैकेनिज्म के द्वारा एक्सप्लेन कर सकते हैं। सबसे पहले होता क्या है, यहाँ पे Cl नेगेटिव बाहर निकलता है, क्योंकि 3 डिग्री जो कार्बोकैटायन है वो मोर स्टेबल होता है। 3 डिग्री मोर स्टेबल क्यों होता है, इसकी अपन बात करेंगे। सबसे पहले Cl बाहर निकला, इलेक्ट्रोफाइल बना। इलेक्ट्रोफाइल बनने के बाद में नाभिक स्नेही ने आक्रमण किया, और आक्रमण करके यहाँ पे अपना जो टारगेट मॉलिक्यूल है या अपना जो प्रोडक्ट है वो अपने को प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से वे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग एक ही अणु अभिकारक पर निर्भर करता है, वे SN1 अभिक्रियाएं कहलाती हैं। और ये अभिक्रियाएं दो पदों में संपन्न होती है। यहाँ पे थोड़ा सा एक चेंजेस अपन देखते हैं कि देखिए जो कार्बोकैटायन बन रहा है, अब ये कार्बोकैटायन बना, उसका संकरण चेंज हुआ, क्या हाइब्रिडेशन चेंज हुआ, और वो हाइब्रिडेशन कौन सा हुआ, sp2। sp2 जैसे इस संकरण इसका बनता है, sp2 संकरण के लिए जो स्ट्रक्चर अपन लेते हैं वो होती है ट्राइगोनल प्लेनर, त्रिकोणीय समतलीय। जो इसकी स्ट्रक्चर है sp2 की, पहले ये कौन सा था, टेट्राहेड्रल शेप में था, लेकिन संकरण चेंज हो गया। यहाँ पे ये sp3 है, यहाँ पे sp3 है, और ये जब sp3 है उस कंडीशन में
ये टेट्राहाइड्रल शेप रखता है, लेकिन जैसे ही क्लोरीन बाहर निकला इसका हाइब्रिडाइजेशन चेंज हुआ, और हाइब्रिडाइजेशन चेंज होती कौन सा हुआ इसका sp2, और sp2 जो है वो स्ट्रक्चर या उसकी संरचना की यदि अपन बात कर लें तो वो कौन सी होती है, ट्राइगोनल प्लेनर संरचना। तो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे मैं इसकी बात इसलिए कर रहा हूँ कि जब ये त्रिकोणीय समतलीय हो जाता है या अपन ये कहें कि ये प्लेनर हो जाता है तो इसमें आने वाला जो न्यूक्लियोफाइल है वो दोनों साइड से अटैक कर सकता है, अर्थात बैक साइड से भी अटैक कर सकता है और फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है। मैं स्टीरियोकेमिस्ट्री में इसकी वापस बात करूंगा, जब अपन स्टीरियोकेमिस्ट्री में इसकी बात करेंगे वहां पे वापस बात करूंगा, लेकिन एक बार यहाँ पे भी आप लोग देख लीजिए कि जब SN1 रिएक्शन कंप्लीट होती है अपन पहचाने कैसे कि ये SN1 रिएक्शन हुई है या नहीं हुई, क्योंकि अपने को क्या पता चलेगा, इतनी फास्ट रिएक्शन होती है कि अपन उसमें देख करके बता नहीं सकते कि यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट बना है कि नहीं बना है। अपन इस अभिक्रिया को बहुत स्लो करें किसी स्पेसिफिक कंडीशन के द्वारा या स्पेसिफिक जो अपने एपरेटस हैं उनके द्वारा अपन पता लगा सकते हैं कि ये ऐसा है, लेकिन अपन लैब में यदि अपन सामान्य लैब की बात करें तो वहाँ पे ये पॉसिबल नहीं हो पाता है, लेकिन अपन प्रोडक्ट को देख करके बता सकते हैं कि ये अभिक्रिया कौन सी है, SN1 अभिक्रिया है या SN2 अभिक्रिया है। तो कहने का मतलब यहाँ पे इम्पोर्टेंट आप देखें तो वो ये है कि इस अभिक्रिया में इंटरमीडिएट के रूप में कार्बोकैटायन का निर्माण होता है, और कार्बोकैटायन त्रिकोणीय समतलीय संरचना रखता है, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर रखता है, जिस कारण आने वाला नाभिक स्नेही, जिस कारण आने वाला न्यूक्लियोफाइल कार्बोकैटायन के बैक साइड व फ्रंट साइड दोनों तरफ से आक्रमण कर सकता है, दोनों तरफ से अटैक कर सकता है। अतः उत्पाद के रूप में रेसिमिक मिश्रण प्राप्त होता है। रेसिमिक मिश्रण आप लोगों ने 12th क्लास में पढ़ा होगा। रेसिमिक मिश्रण ये भी अपने यदि देखा जाए तो अपने पास स्टीरियोकेमिस्ट्री में इसकी भी बात होगी, लेकिन रेसिमिक मिश्रण होता क्या है, देखिए दो कंपाउंड के दो कैरेक्टर होते हैं। प्रकाशीय समायोजकता की मैं बात कर लूँ तो इसमें ये दो कैरेक्टर कंपाउंड रखता है। कुछ कंपाउंड होते हैं वो समतल ध्रुवित प्रकाश को दक्षिणावर्त डेक्सोरोटेटरी होते हैं, अर्थात राइट हैंड की तरफ जो अपना क्लॉकवाइज है उसकी तरफ समतल ध्रुवित प्रकाश को रोटेट कर देते हैं, वो डी कहलाते हैं। जो समतल ध्रुवित प्रकाश को बाएं हाथ की तरफ लेफ्ट हैंड की तरफ या लियो रोटेटरी जो होते हैं वो कौन से कहलाते हैं, अर्थात कुछ जो कंपाउंड है वो क्लॉकवाइज समतल ध्रुवित प्रकाश को घुमाते हैं, कुछ जो कंपाउंड है वो एंटी क्लॉकवाइज समतल ध्रुवित प्रकाश को घुमाते हैं। तो जो क्लॉकवाइज घुमाएगा उसको अपन डी कहते हैं, जो एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा उसको अपन एल कहते हैं। लेकिन जब दोनों की मात्रा बराबर हो जाए, ये भी 50% बने और ये भी 50% हो, तो इस प्रकार के जो कंपाउंड होंगे वो कंपाउंड कौन से कहलाते हैं, रेसिमिक मिक्सर। ठीक है, तो इस प्रकार के जो भी कंपाउंड होते हैं वो कंपाउंड कहलाते हैं रेसिमिक मिश्रण या रेसिमिक मिक्सर। तो देखिए यहाँ पे जो उत्पाद जो प्राप्त होता है वो उत्पाद प्राप्त होता है रेसिमिक मिश्रण में। क्यों? क्योंकि आने वाला जो न्यूक्लियोफाइल है वो बैक साइड से भी अटैक कर सकता है और फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है। कैसे करेगा वो आप लोग देख लीजिए। अभी तक मैंने जो कंपाउंड लिया था वो 3D में नहीं था, अब मैं जो कंपाउंड ले रहा हूँ उसको 3D में लेके रिएक्शन को कंप्लीट करवा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए ये दो बॉन्ड हमेशा प्लेन में होते हैं, किसी भी कंपाउंड के दो बॉन्ड हमेशा प्लेन में होते हैं। जो बोर्ड के तल में यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे मैंने ऐड करवा दिया CH3 को। यहाँ पे एक ग्रुप प्रेजेंट होगा जो बोर्ड से बाहर की तरफ प्रेजेंट है, एक जो ग्रुप होगा वो बोर्ड से पीछे की तरफ प्रेजेंट है। ये दोनों ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है, मैंने यहाँ पे ऐड करवा दिया C2H5, यहाँ पे मैंने ऐड करवा दिया H। जब भी अपन रेसिमिक मिश्रण की बात करते हैं या समतल ध्रुवित प्रकाश ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात करते हैं, प्रकाशिक समायोजकता की बात करते हैं, तो वहाँ पे केरल कार्बन होना जरूरी है। केरल कार्बन जिसके साथ चारों समूह जुड़े हुए हैं वो अलग अलग हो तो उस कार्बन को अपन क्या कहते हैं, केरल कार्बन। यहाँ पे क्लोरीन है, C2H5 है, CH3 और H है,
अर्थात ये कार्बन कीरेल है। यदि कीरेल नहीं है तो वहाँ पे अपन जो उसके ऑप्टिकल कैरेक्टर है उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ से Cl को अपन बाहर निकालें -Cl नेगेटिव, जैसे Cl नेगेटिव बाहर निकलेगा ये होगा क्या, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे H है, यहाँ पे C2H5 है और ये यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल जिसके ऊपर चार्ज कौन सा आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है इसके पास, इस प्रकार से हाफ लोब इस तरफ होती है, हाफ लोब दूसरी तरफ होती है, चार्ज आ गया पॉजिटिव। अब जो अपने पास OH नेगेटिव है न्यूक्लियोफाइल, वो हुआ क्या है वो आप लोग देख लीजिए। यहाँ से अपने पास ये कंपाउंड है,